गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमबीए आज का जो अपना बिजनेस एनवायरनमेंट जो लेक्चर अपन डिस्कस कर रहे हैं वो है लेक्चर नंबर 2 यूनिट नंबर फर्स्ट। जैसे आपने देखा होगा कि लास्ट लेक्चर में अपन ने एक ओवरव्यू हमने देखा था बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। हमने पढ़ा था कि बिजनेस होता क्या है, एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, बिजनेस के प्राइम गोल्स क्या होते हैं। फिर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा था, ओल्ड कंसेप्ट और न्यू कंसेप्ट। उसके बाद हमने इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पे फोकस किया था। तो अब तक हम पिछले लेक्चर से लेकर अब तक देखें तो हमें एक बात समझ में आई कि बिज़नेस क्या होता है, कि बिज़नेस है एक्सचेंज ऑफ गुड्स और उसके बदले में हमें क्या मिलती है, मनी। उसी प्रकार से हमने एनवायरनमेंट देखा था। एनवायरनमेंट क्या है, जहाँ पे बिज़नेस रन हो रहा है उसके आसपास की सभी चीज़ें जो सराउंडिंग्स हैं वो हमारे लिए एनवायरनमेंट के तौर पे देखी जाती हैं। इसमें हमने दो फैक्टर्स देखे थे, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल हमने देखा था ये अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं, और एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से ही हमें क्या मिलती है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, जिसकी वजह से हम अपने बिजनेस को ग्रोथ पे ले जा सकते हैं। और इंटरनल क्या था, हमने देखा था कि वो कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमें स्ट्रेंथ और वीकनेस हमें इसमें एनालाइज करनी होती है। आज हम जो अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है हमारा स्कोप ऑफ बिजनेस। तो अभी हम बिजनेस को ही लेके चल रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिजनेस क्या होता है या स्कोप ऑफ बिजनेस क्या है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो स्कोप ऑफ बिजनेस इज़ वेरी वास्ट, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, बहुत बड़ा स्कोप है। और एक बिजनेस के अंदर मल्टीपल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, ये सब चीज़ें उसमें इंक्लूड है। पर प्रोडक्शन में भी काफ़ी एक्टिविटीज़ इंक्लूड है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी काफ़ी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, और ट्रांजैक्शन यानी मनी को जब हम लेते हैं इसके बदले में, गुड्स के बदले में, तो भी उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। तो लेट अस अज्यूम दैट यू हैव डिसाइडेड टू बाय एन ऑटोमोबाइल। आप लेना चाहते हैं कोई कार, कोई व्हीकल, कोई स्कूटी, बाइक। तो जब आप एक चीज़ परचेज करना चाहते हैं उसके पीछे सबसे पहले देखिए सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल आता है। देन उसके बाद एक मैन्युफैक्चरर आता है जो कि उस रॉ मटेरियल को अदर इनपुट में यानी यूजेबल व्हीकल में उसको प्रिपेयर करता है, सेमी फिनिश्ड या फिर फिनिश गुड। फिर वहाँ एक डीलर आता है जो कि आपका उस वो व्हीकल जो है वो आपके नियर बाय प्लेस पे अवेलेबल कराता है। तो डीलर तक आने से पहले हमें एक ट्रांसपोर्ट एजेंट चाहिए जो कि मैन्युफैक्चरर प्लांट से लेके उस डीलर तक उस व्हीकल को पहुंचा सके। ऐसे ही वहाँ पे एक बैंकर का भी रोल आ जाता है जो कि एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। ऐसे ही क्योंकि बैंकर ने मैन्युफैक्चरर को भी कोई फाइनेंस प्रोवाइड करवाया होगा, ऐसे ही अगर कोई कस्टमर है जिसको व्हीकल परचेज करना है तो उसके लिए भी बैंकर का रोल आ जाएगा। ऐसे ही जब हम वो मैन्युफैक्चर करने के बाद एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी आ जाती है, क्योंकि जब तक उस प्रोडक्ट गुड्स को मार्केट नहीं करेगा तब तक उसके बारे में कंज्यूमर अवेयर नहीं हो पाएगा। तो वहाँ एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी का भी रोल आ जाता है। फिर आता है व्हीकल्स को कहाँ स्टोर करके रखा जाएगा, क्योंकि एक या दो व्हीकल तो बनाए नहीं जाएंगे, ऐसा ह्यूज नंबर ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं। तो उनके लिए उनको वेयर हाउस चाहिए। उस वेयर हाउस के रखने में भी वहाँ पे उसको मेंटेन करने के लिए एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं, या लेबर आ जाती है, या लोग आ जाते हैं, ह्यूमंस। उसके बाद उन सभी व्हीकल्स को मैं को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने के लिए एक इंश्योरेंस एजेंट का भी रोल हमारे सामने आता है जो कि रिस्क को बियर करेगा आपके बिहाफ पे, मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पे। तो यदि आप देखें तो एक स्कोप, जो बिजनेस का स्कोप है वो बहुत ज़्यादा वास्ट देखा जा रहा है। तो एक प्रोडक्शन करने में या एक डिस्ट्रीब्यूशन करने में बहुत सारी एक्टिविटीज़ इसमें इंक्लूड हो रही हैं। तो यदि हम प्रोफेसर FC हुपर की बात करें, बिजनेस मीन्स द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो बेसिक इंडस्ट्री, उसका प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रीज, नेटवर्क ऑफ एडिशनल एक्टिविटीज़ जैसे डिस्ट्रीब्यूशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें मिलके क्लब होके एक बिजनेस को चलाती हैं। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई होगी। ऑन द बेसिस ऑफ अबव स्टेटमेंट द बिजनेस एक्टिविटी में बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। अब हमने क्या किया, बिजनेस एक्टिविटीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला आता है आपका कमर्शियल एक्टिविटीज़। कमर्शियल एक्टिविटीज़ का मतलब है ट्रेड एंड एंसिलरी। एंसिलरी को हम जो है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ भी बोलते हैं। तो ट्रेडिंग क्या हो रही है, ट्रेडिंग हो रही है इंटरनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड,
और एंसिलरी में हम देख रहे हैं बैंक, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट्स, गोडाउन, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, स्टॉक एक्सचेंज, इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी। ऐसे ही इंटरनल ट्रेड भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, लोकल ट्रेड, स्टेट ट्रेड और इंटर स्टेट। तो लोकल तो हो गया जो जहाँ पे कोई प्रोडक्शन हो रहा है उसी रेंज उसी एरिया में। स्टेट, बिटवीन द स्टेट यानी होल नेशन को हम काउंट कर सकते हैं। और इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट के साथ, 2 स्टेटों के बीच में। फॉरेन ट्रेड को भी हमने डिवाइड कर दिया 3 पार्ट्स में, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड री एक्सपोर्ट। हम वन बाय वन के बारे में भी बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इंटरनल ट्रेड हम जैसे देख रहे थे कि व्हेन वी सेल एंड एक्सचेंज ऑफ आर्टिकल्स और गुड्स विद परव्यू ऑफ नेशन, हम नेशन को ध्यान में रखते हुए एक अंडर द रीजन लिमिटेशन ऑफ बाउंड्रीज, हम जब उस मटेरियल को सेल आउट करते हैं या एक्सचेंज करते हैं, जैसे होलसेलर है, आपके रिटेलर्स हैं जो कि आपके ट्रेड में पार्ट होते हैं और सिर्फ नेशनल करेंसी में ही डीलिंग करते हैं। दूसरा आता है आपका फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का मतलब है सप्लाई ऑफ कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज बियॉन्ड द नेशनल टेरिटरी विच आर मेड इन द करेंसी। जब हम नेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करके किसी इंटरनेशनल मार्केट में अपने गुड्स को सेल करते हैं और वहाँ पे फॉरेन करेंसी के साथ डीलिंग की जाती है, तो उसको कहा जाता है फॉरेन ट्रेड। तो इंपोर्ट हम जैसे देखते हैं कि जब हमें कुछ प्रोडक्शन करना है, कुछ बनाना है, तो हम कुछ पार्ट्स, मटेरियल, गुड्स, ये सब चीज़ें विदेशों से या फॉरेन से मंगाते हैं। इस मंगाने को हम कहते हैं इंपोर्ट। ऐसे ही जो चीज़ें हम बाहर सेल आउट करने के लिए भेज रहे हैं यानी नेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करके, तो वो आ जाता है हमारा एक्सपोर्ट। फिर आता है हमारा री एक्सपोर्ट। तो री एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि ट्रेड ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फॉरेन प्रोड्यूसर्स एंड फॉरेन कस्टमर्स, इन दोनों के बीच में। मान लीजिए आपने कुछ गुड्स को इंपोर्ट किया किसी अनादर कंट्री से, तो वो क्या बन गया, फॉरेन गुड्स। फिर आपने उसको वापस से एक्सपोर्ट कर दिया उसी कंट्री को, तो ये जो अपने वापस से उसको एक्सपोर्ट किया, इसको कहा जा रहा है री एक्सपोर्ट। मान लीजिए मैंने अमेरिका से कुछ गुड्स को इंपोर्ट किया, देन मैंने उस गुड्स को बनाया और वापस से मैंने अमेरिका को ही एक्सपोर्ट कर दिया, तो वो बन रहा है हमारे लिए री एक्सपोर्ट। देन आता है एंसिलरी। एंसिलरी का मतलब क्या था, सेकेंडरी, जैसा आपने पहले भी आपको याद होगा। तो इसमें एंसिलरी का मतलब है कि जो हमारे बिजनेस के साथ सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसको क्लब करने से ही हमारी सही बिजनेस की एक्टिविटीज़ फुलफिल हो जाती हैं, उसको हम एंसिलरी एक्टिविटीज़ में काउंट कर रहे हैं। जैसे हमने स्कोप ऑफ बिजनेस में देखा था वो सारा पार्ट कि गुड्स बना लिए, बनाने के बाद जब हम डीलर तक भेज रहे हैं तो हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, उन सब व्हीकल्स को रखने के लिए एक वेयर हाउस चाहिए, उसके लिए हमें एक इंश्योरेंस एजेंट चाहिए, एक कम्युनिकेशन करने के लिए एडवर्टाइजमेंट एजेंसी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारी कौन से काउंट हो गई, एंसिलरी एक्टिविटीज़ में काउंट हो गई। फिर आता है आपका इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। इंडस्ट्रियल कौन सी होती हैं, जेनेटिक, एनालिटिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो जेनेटिक इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं, वो इंडस्ट्रीज जो कि रिप्रोड्यूस एंड मल्टीप्लाई द सर्टेन स्पाइशीज ऑफ एनिमल्स। तो जेनेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहाँ पे आपका रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स स्पाइसेस के साथ हम प्रॉफिट को क्रिएट करते हैं, जैसे प्लांट नर्सरीज, ग्रोसरी नहीं, फॉरेस्ट्री, पोल्ट्री फार्म्स। तो जहाँ पे स्पाइसेस एंड एनिमल्स और प्लांट के साथ मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, उनको प्राइम अपना एक मटेरियल के तौर पे देखा जा रहा है, उसको हम जेनेटिक इंडस्ट्रीज में काउंट कर रहे हैं। ऐसे ही आता है आपका एनालिटिकल। एनालिटिकल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि एनालाइज करती हैं और डिफरेंट सब्सटेंसेस के तौर पे मटेरियल से अपने आप के गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं। जैसे मान लीजिए क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल क्या है, क्रूड ऑयल से आपका पेट्रोल, केरोसिन और डीजल, ये 3 चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग की जाती हैं। तो ऐसी इंडस्ट्री जो कि एक मटेरियल को या एक चीज़ को लेके चल रही है और उससे दूसरी चीज़ें प्रोड्यूस कर रही हैं बाय एनालाइजिंग और सेपरेशन, उसको हम कह रहे हैं एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। देन आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं, जो कि रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करती हैं आपके फिनिश गुड्स में या फिर सेमी फिनिश गुड्स में। इसमें आती हैं जैसे आपकी कंस्ट्रक्शन, जो कि ब्रिज, रोड, हाईवेज आप देखते हैं, सड़क देखते हैं। तो
जब ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होती है, इनका तो पर्पस होता है कि वो मार्केट में सेलिंग के लिए नहीं आती। ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, सेलिंग तो कोई और कर ही रहा है उनके बिहाफ पे, बट वो उनके लिए क्रिएट करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। सिंथेटिक इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं? जो कि वेरियस इंग्रेडिएंट्स को मिला के एक गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं। जैसे मान लीजिए सीमेंट, सीमेंट जो हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री देखते हैं, तो सीमेंट जो है कंक्रीट और कोल दोनों का मिक्सचर है। तो वो इंडस्ट्री जो सीमेंट इंडस्ट्री होती है, वो कहीं से कंक्रीट खरीदती है, कहीं से वो सीमेंट कोल खरीदती है, और दोनों को मिक्स करके क्या बनाती है? सीमेंट बनाती है। फिर आता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कौन सी होती है? जो कि जिसकी रॉ मटेरियल से सेमी फिनिश या फिनिश बनने में काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसिंग काउंट की जाती है। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए देखिए, कहीं से कपास खरीदना है, किसानों के पास से रॉ मटेरियल आएगा, फिर उसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, और लास्ट में वो टेक्सटाइल के तौर पे फाइनल गुड्स बन के आता है। ऐसे शुगर को देखिए, चीनी बनाने से पहले हमें कैन यानी गन्ना चाहिए, गन्ने का को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं किसमें? चीनी में। ऐसे ही पेपर, पेपर अगर आप कागज़ को देखें तो कागज़ भी क्या है? ग्रास और सॉइल, इन दोनों के मिक्सचर के साथ बनता है आपका पेपर। तो ऐसी इंडस्ट्री को हम कह रहे हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। देन आता है आपका असेंबलिंग। असेंबलिंग वो होती है जो एक फाइनल गुड्स बनाने से पहले कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स को असेंबल करती है, और वो एक फिनिश गुड्स में उसको ट्रांसफॉर्म करती है। जैसे स्कूटर, बाइसिकल, टेलीविज़न, आजकल के लैपटॉप्स आप देख सकते हैं, मोबाइल फ़ोन्स का आप एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें असेंबलिंग इंडस्ट्री में भी काउंट हो जाती हैं। तो आई होप कि आपको आज का ये जो टॉपिक है ये समझ में आया होगा। थैंक यू।